एक बार फिर आप सबका स्वागत है। सबसे बड़ा दंगल का मंच सज चुका है और इस बार कुछ नए मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं इस बड़ी बहस में हिस्सा लेने के लिए। आखिरकार यूपी की जनता किसको वोट करे और क्यों वोट करे। सबसे पहले मेहमानों का परिचय कराता हूं। मेरे साथ है समाजवादी पार्टी की युवा प्रवक्ता पंखुड़ी पाठक, आपका स्वागत है। सत्तारूढ़ पार्टी का आपको बचाव करना है। साथ में कांग्रेस के अनुभवी नेता मणिशंकर अय्यर जी हैं, आपका भी स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, आपका स्वागत है। और बहुजन समाज पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अंसार रजा साहब, आपका भी स्वागत है। आप चारों पार्टियां इस वक्त चुनावों में पूरी तरीके से डूबी हुई हैं। सबसे सीनियर मोस्ट मणि सर है। मणि सर, मैं आपसे इस डिबेट की शुरुआत करना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनावों को जीतने के लिए कम्युनल पॉलिटिक्स खेली जा रही है और कौन खेल रहा है? कम्युनल पॉलिटिक्स को फैलाने वाली एक ही पार्टी है, मेरी बगल में बाएं हाथ पर मौजूद है। क्योंकि हम सब जो हैं, हम सब एक साथ सबको ले जाना चाहते हैं और इनका अलग एक दृष्टिकोण है जो कि 1925 से चलते आ रहा है। तो इसलिए कम्युनल पॉलिटिक्स समय समय पर उभर कर आता है उत्तर प्रदेश में, लेकिन ज़्यादातर उत्तर प्रदेश के लोग बहुत ही सेक्युलर हैं और वो जानते हैं, क्योंकि ख़ास तौर पर मुसलमानों की आबादी काफ़ी फैली हुई है उत्तर प्रदेश में और काफ़ी ज़्यादा भी है, कि हम सब एक हैं, एक दूसरे के साथ हम रह सकते हैं, कोई ख़ास मतभेद की कोई जगह ही नहीं है। तो इसलिए ऐसे एक उत्तर प्रदेश को बचा रखने के लिए कि कम्युनल एलिमेंट्स को वोट नहीं डालना चाहिए और जो गैर कम्युनल हैं पर अय्यर उनको आप साहब, वोट दीजिए। जिसको आप कम्युनल पॉलिटिक्स कह रहे हैं या कम्युनल पार्टी कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, उसको अभी 2014 में 73 सीटें मिली 80 में से। तो क्या वो कम्युनल पॉलिटिक्स का नतीजा था? हाँ, क्या यूपी की जनता बहकावे में आई? बिल्कुल हाँ, क्योंकि उस इलेक्शन के चंद महीने पहले, चंद हफ्ते पहले, उन्होंने ख़ास तौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में ऐसा हंगामा मचा दिया था धर्म के आधार पर कि उसका बुरा असर पड़ा और बहुत से सीट जो बीजेपी को मिले वो उसी पश्चिम उत्तर प्रदेश में, जहां की आम तौर पर एक बहुत बड़ी कम्युनल हार्मनी रहती है, तो वो हो गया था उस समय। और फिर कांग्रेस भी बहुत ही बलहीन हो चुकी थी पिछली सरकार में। अब ज़माना बदल गया है और हमारा ये अनोखी एक गठबंधन हुआ है समाजवादी पार्टी के साथ, और हम छोटे हैं, आप बड़े भाई हैं या बड़ी बहन हैं, और हम एक साथ हो गए तो हमारा जो इकट्ठे मिलकर जो हिस्सा है वो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा है। मैं अगला काउंटर बाद में लूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा बीजेपी अपना बचाव करे कि आखिरकार क्यों आप कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, समझाइए। देखिए, मणिशंकर अय्यर जी के से पूरी विनम्रता के साथ मैं कहना चाहूँगा, ये सही है, हमारे इनके सोच में अंतर है। सब पार्टियों में हम कभी संप्रदाय का नाम लेके नहीं बोलते। बसपा की नेता मायावती कहती हैं मुस्लिम समाज अपना वोट बर्बाद न करे, हमें दे। तो मुलायम सिंह कहते हैं अखिलेश ने मुस्लिमों के लिए कुछ नहीं किया। तो अखिलेश कहते हैं मैंने मुस्लिमों के लिए ये किया। और कांग्रेस में तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी यूपीए 1 में बोल चुके हैं मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। हमने तो कभी संप्रदाय का नाम नहीं लिया, इसलिए हमारी और इनकी सोच अलग है। अब रही बात उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की, तो 1947 में जब ये देश आजाद हुआ तो मुस्लिम समाज यूपी के सबसे उन्नत समाजों में से एक था। रॉयल्टी थी लखनऊ के नवाब, रामपुर के नवाब, महमूदाबाद, आपकी अलीगढ़ की रॉयल्टी। अगर 70 साल में हालात ये हो गए तो उसके लिए कौन जिम्मेदार? 70 साल में 6 साल उत्तर प्रदेश में शासन करने वाली भाजपा, 64 साल शासन करने वाली है। इसलिए मैं कहूंगा इन्होंने ही मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक समझ के, सांप्रदायिक राजनीति करके गरीब और गुर्बत, मुफलिसों, मजलूमियत में धकेल के रखा ताकि उनके पीछे वोट बैंक बन के। क्या अंसार रजा साहब, आपको लगता है प्रधानमंत्री का ये बयान कि अगर कब्रिस्तान है तो शमशान भी होने चाहिए, ईद पर लाइट रोशनी होती है तो होली पर भी बिजली आनी चाहिए, क्या भारतीय जनता पार्टी के इस काउंटर अटैक की हवा निकालता है कि बीजेपी कम्युनलाइजेशन नहीं करती है, ध्रुवीकरण नहीं करती है? देखिए सुमित जी, अय्यर साहब बहुत सीनियर आदमी हैं, उनसे हम कुछ क्या कहेंगे, कुछ कहेंगे तो छोटा मुंह बड़ी बात होगी। त्रिवेदी साहब ने भी अपनी पार्टी का बचाव किया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म मोहतरम नरेंद्र मोदी साहब, हम बड़ी इज्जत करते हैं उनकी। बीजेपी आज तक ये साबित नहीं कर सकी कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं या देश के प्रधानमंत्री हैं। एक बात, अगर वो देश के प्रधानमंत्री हैं तो फिर बीजेपी के लिए 26 रैलियां बिहार में करने के लिए खाली हाथ वापस आ गए, बेइज्जती हुई प्रधानमंत्री की। वो प्रधानमंत्री जो पूरी दुनिया में मोदी करवा के वापस आया और बिहार के लोगों ने खाली हाथ वापस कर दिया।
अपने मुल्क में प्रधानमंत्री अपनी इज्जत नहीं बना पा रहे हैं। वही हाल ये लोग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश से भी ऐसे ही वापस आएंगे। अब जहां तक सवाल रमजान की लाइट का है और दीपावली की लाइट का है, तो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री साहब के मुंह से ये जुमले अच्छे नहीं लगते। हमने भी उनको वोट दिया है, क्यों आप रमजान को और ईद को बांटना चाह रहे हो? ये कॉम्प्लाइन नहीं है, हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा है। और जहां तक सवाल सपा का और कांग्रेस का है, हमें खुशी है कि पूरे चुनाव में ना कांग्रेस ने और ना बीएसपी ने कहीं मुसलमानों का नाम नहीं लिया। ये बहुत बड़ा काम इन लोगों ने किया है। ये सिर्फ हमसे वोट लेना चाहते हैं, हमारा जिक्र नहीं करना चाहते। मायावती ने सीना ठोक के कहा है कि हम अल्पसंख्यक, खास तौर से मुसलमानों का शुक्रिया अदा करते हैं। पंखुड़ी, योर काउंटर। देखिए, अगर इस बात की हम चर्चा करें कि सांप्रदायिक राजनीति किसने कितनी करी, तो मायावती जी ने हाँ नाम लेकर वोट मांगे हैं और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, उसके अगले ही दिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने ये कहा कि मुसलमान मुझे वोट दीजिए। तो मुझे लगता है कि अगर आपने काम करा हो और अगर आपकी छवि ऐसी हो तो आपको किसी भी संप्रदाय का नाम लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप मुझे वोट दीजिए। दूसरी बात, मायावती जी की सांप्रदायिकता को मैं उतना खतरनाक नहीं मानती जितना मैं भाजपा की सांप्रदायिकता को मानती हूँ, क्योंकि जब एक तरह से जब एक चुनाव चल रहा है, जब सारे लोग देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री क्या बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री क्या बात कर रहे हैं, तो जब प्रधानमंत्री कब्रिस्तान और शमशान घाट की बात करते हैं तो जो युवा हैं वो अपने आप को एक बहुत ही असमंजस में पाते हैं कि ये क्या बातें हो रही हैं, क्योंकि युवा कब्रिस्तान और शमशान घाट की बात नहीं सुनना चाहते। वो ये सुनना चाहते हैं कि रोजगार कैसे बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे होगा, हमें नौकरियां कैसे मिलेंगी, हमारी हायर एजुकेशन कैसे बढ़िया होगी। लेकिन प्रधानमंत्री जी ये बताने के ये नहीं बता पाते कि 3 साल में, क्योंकि वो एक यूथ आइकन थे, युवाओं ने सबसे ज्यादा उन्हें वोट दिया, कि 3 साल में मैंने युवाओं के लिए क्या किया, कितनी नौकरियां दी, कितने नए कॉलेज बनाए, वो नहीं बता पा रहे। जबकि एक युवा मुख्यमंत्री ये बता रहा है कि मैंने ये सब किया है और काम पे वोट मांग रहा है और प्रधानमंत्री सॉरी, मैं आपको इंटरवीन कर रहा हूँ। समाज समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में कब्रिस्तान का जिक्र है। आई होप कि आपको पता हो। 10,000 कब्रिस्तानों की 4 दीवारी बनवाई। आप कब्रिस्तानों का जिक्र कर सकते हैं तो नरेंद्र मोदी जी का जिक्र क्यों नहीं कर सकते? मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक दिन मुझे मैं महाराजगंज में थी, वहाँ पे एक पंडित जी ने बात बताई, उनके गांव में कब्रिस्तान की दीवार बनी थी, तो उन्होंने कहा कि बेटा ये सांप्रदायिक मुद्दा नहीं है, ये कब्रिस्तान की दीवार से एक बहुत बड़ा मसला जो है वो सुलझ गया है, वो ये है कि हिंदू मुस्लिमों की लड़ाई का, क्योंकि जब दीवारें नहीं होती थी इंक्रोचमेंट होती थी, इलीगल लैंड ग्रैबिंग होती थी। आज दीवार है, शमशान की बात कर रही है, कम्युनल पॉलिटिक्स कर रही है। आप एक बार बात बता देते हैं, आप सांप्रदायिक सौहार्द की बात कर रहे हैं। हम उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। हम बताते हैं आपने कैसे सुधारा। नहीं, एक मिनट में तो सुधांशु जी, बीजेपी का जवाब। उन्होंने कहा कि युवा और विकास पे होना चाहिए, तो मैं कहना चाहता हूं अगर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने इतना विकास किया था और उन्हें विश्वास था इन दोनों युवाओं को, तो गठबंधन क्यों किया? याद करिए, बोला है सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने के लिए। इसका मतलब सांप्रदायिकता को मुद्दा आपने बनाया। और दूसरा मैं उदाहरण देना चाहता हूं, जो अभी इनडायरेक्टली आपने मुजफ्फरनगर का जिक्र किया था। मुजफ्फरनगर का इतना बड़ा दंगा हुआ था, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। ये बताइए, चेतावनी दी थी उत्तर प्रदेश सरकार को, एडवाइजरी दी थी? वो तो छोड़िए, रिपोर्ट तक नहीं मांगी थी। ये होती है मिली भगत, मिलकर दोनों काम कर रहे थे। और खासकर तब जबकि दिसंबर 2013 में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी आई, आजम खां का स्टिंग ऑपरेशन आया जिसमें वो दंगाइयों को छुड़ाने के लिए फोन कर रहे हैं। उसके बाद ना उत्तर प्रदेश सरकार ने जांच कराई, ना केंद्र सरकार ने रिपोर्ट मांगी। गलत साबित किया और उन पत्रकारों को बुलाया गया, समन किया, कंटेम्प्ट ऑफ हाउस प्रोसीडिंग्स में उनको समन किया गया, लेकिन उन लोगों ने स्टे ले लिया और उसमें कमिटी बैठी है जिसमें ब्यूरोक्रेट्स थे। उन लोगों ने ये तय किया कि ये स्टिंग ऑपरेशन एकदम फेक था। ये तो तय था ना कि वहां दंगे हुए थे, ये भी तय था कि कांग्रेस की सरकार थी। क्यों कांग्रेस की सरकार ने उस वक्त की अखिलेश सरकार से पूछा कि क्यों ये दंगे हो रहे हैं, क्यों इसको रोका नहीं जा रहा है, क्यों केंद्र ने इंटरवीन नहीं किया? आपकी सरकार थी मणि सर। मैं 2 चीज कहना चाहता हूं, एक इनका जवाब देना चाहता हूं, फिर आपका सवाल का जवाब देना चाहता हूं। दंगा करवाते हैं और फिर चोर शोर करता है। सबसे पहले ये बताइए कि भाजपा का फलसफा जो है वहां से शुरू होकर ये कहना कि क्योंकि नवाबों के जमाने में मुसलमानों की हालत इतनी अच्छी थी और अब कांग्रेस के आने के बाद इतनी बुरी हुई, जान लीजिएगा कि जो एरिस्टोक्रेसी थी, जो अमीर उत्तर प्रदेश के मुसलमान थे, बहुत बड़े पैमाने में वो पाकिस्तान चले गए और गरीब मुसलमान को हिंदुस्तान में छोड़ा। और इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे देश का जो भी रिसोर्सेज हों, सबसे पहले
पीड़ित लोगों को लिए उसको आरक्षित करें। और इसे करने में हमने एक कमेटी को स्थापित किया था, राजेंद्र सच्चर कमेटी, जिसने बताया कि मुसलमान समुदाय की क्या हालत है और इसलिए हम उनका खास देखभाल करते हैं। और जबकि हम उनका खास देखभाल करते हैं, कहते हैं कि यह सांप्रदायिक है। अब ये अजीब चीज है। पर मुझे बताइए ना सर, अच्छा, ये और फिर अब आपका सवाल का जवाब मैं दूं। आपका सवाल का जवाब, सपा और कांग्रेस में अरसों से मतभेद रहा है, अरसों से मतभेद रहा है, आज भी है। और अमेठी में दोनों साथ लड़ रहे हैं, आप क्योंकि अमेठी में दोनों साथ लड़ रहे हैं, नहीं, मेरे मतभेद समझौता नहीं हो पाया। मेरे मतभेद बसपा के साथ भी है, लेकिन राजनीति में हमें ये देखना पड़ता है कि बुनियादी चीज क्या है और छोटे मोटे मतभेद क्या है। बुनियादी चीज उत्तर प्रदेश में ये है कि वहां कम्युनल हार्मनी को उसको बचा कर रखना है। और जबकि हमने देखा कि मोदी जी के तंत्र के कारण उनको इतने वोट मिल गए थे सन 2014 में, जो कि उनको कभी मिलना नहीं चाहिए था। जो ये बाबरी मस्जिद को तोड़ने वाले हैं, इनको कभी ये समर्थन नहीं मिलना चाहिए था। तो हमने सोचा कि इनको हराना हमारा सबसे अहम मकसद है, और इसके लिए मतलब आपने माना कि आप अकेले नहीं हार सकते, आपने मान दिया कि आप दोनों मिलकर के हारेंगे। और भाजपा और एक बात कहना चाहता हूं, मैं मानता हूं बिल्कुल, यदि कांग्रेस अकेले लड़ती वहां तो जीतने का कोई संभावना नहीं था। लेकिन हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, ठीक है ना। लेकिन जबकि बीएसपी हम लोगों से जुड़ने को तैयार नहीं है और अपना काम कर रही है, तो मुबारक हो, जितने भी सीट आपको मिले, कम से कम बीजेपी को तो नहीं मिले। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं दुखी हूं कि आप जीत चुके हैं, देखिए, लेकिन आपके वोट हों और फिर आप जाकर इनसे मिले, तो तब हम बताएंगे कि आप कितने सांप्रदायिक। चलिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं सर, एक सेकंड। अच्छा चलिए, दो बातें इन्होंने, एक तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट और उन्होंने कब्रिस्तान की बात की, आपने भी कब्रिस्तान की। देखिए 65 साल पार्टी अपनी जगह है, हिंदुस्तानी होने के नाते हम एक बात कहना चाहते हैं कि 67 साल में हिंदुस्तान के मुसलमानों को नेताओं ने सिर्फ कब्रिस्तान दिए हैं और कुछ नहीं दिया। एक बात, बाउंड्री की बात आई, बाउंड्री आप वहां बनवा रहे हैं, आदमी कब्र में जाना नहीं चाहता, कब्र से निकल के बाहर नहीं आना चाहता, वहां बाउंड्री बनवा रहे हैं। दूसरी बात, आपने सच्चर रिपोर्ट की बात की, कांग्रेस ने बड़ा एहसान किया कि सच्चर कमेटी बनाकर के रिपोर्ट मंगवाई और भारत के मुसलमानों को नंगा कर दिया कि 40,000 खानदान 67 साल के बाद भी आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हैं, और ये कह रहे हैं कि हमने इतनी बड़ी कमेटी बना दी। अब रहा सवाल पंखुड़ी जी का, ये कह रहे हैं हम मुसलमानों की बात नहीं करते। आपने अपनी लाल किताब पढ़ी है? 2012 में इन्होंने कहा था 18% रिजर्वेशन हम मुसलमानों को देंगे, जबकि कानून के खिलाफ था, दे ही नहीं सकते आप 18%। लेकिन आपने बेवकूफ बनाया उत्तर प्रदेश के मुसलमान, फिर भी भरोसा किया भारत के उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने कि चलो ठीक है। और इस मर्तबा जब वो बात विधानसभा में उठाई गई बीएसपी के नेता के तहत कि साहब आपने 18% मुसलमानों को देने का वादा किया था आरक्षण, तो आजम खान ने हाथ खड़े कर दिए कि हमने ऐसा कोई वादा नहीं किया। अंसार साहब, ये कहना हिंदुस्तान में कितना जायज है, इस लोकतांत्रिक मुल्क में जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई का नारा सिखाया जाता है कि मैंने 100 लोगों को टिकट दिया, 100 मुसलमानों को टिकट दिया, ये कहना कहां तक जायज? हर रैली में ये कहना कि मुसलमान हमको वोट दे, हमको वोट दे, अपना वोट बर्बाद ना करे, ये क्या तरीका है? सुमित जी, जब आप नुमाइश करेंगे तो कीचड़ को साफ करने के कीचड़ में हाथ डालना पड़ते हैं। हमारे एक नारा है के लिए कीचड़ छाल के दूसरे के, सबकी बात की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों की बात की गई है। नहीं, पर टिकट बांटने को लेके बार बार बहन मायावती ने क्या कहा? अरे कम से कम उन्होंने 100 बीजेपी को, तो इसने बीजेपी ने तो इस लायक भी नहीं समझा। ये जायज है, टिकट दे देते, ये जायज है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं है, सबका साथ सबका विकास चुनाव आयोग के इंस्ट्रक्शंस की अवहेलना नहीं है ये। क्या हम इस लायक नहीं थे? 407 सीट में 403 सीट में एक टिकट बीजेपी हमें दे देती। अरे क्यों चाहिए आपको? क्यों नहीं चाहिए? बीजेपी अपना काम करेगी। हिंदुस्तान की पार्टी है कि बाहर की पार्टी है वो? भाई बीजेपी से आप पूछिए ना, फिर हमसे क्यों कहते हैं? फिर आप मुझे बताइए, आप 403 पे मुसलमान खड़ा कर देते, आपने क्यों 97 पे खड़ा किया? अगर मुसलमानों की इतनी चिंता थी आपको तो 403 पे दे देते आप मुसलमान। चिंता की नहीं है, बात यह है कि जब कोई शेरनी मैदान में आती है तो सब घबरा जाते हैं, और इस वक्त मायावती शेरनी की तरह मैदान में कूदी हुई है, इसलिए सबके घबराहट छूट रही है और कुछ नहीं है। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के तुरंत बाद हाजिर होते हैं। पंखुड़ी, मणिशंकर जी, सुधांशु जी और अंसार रजा साहब मेरे साथ बने हुए हैं। ढांचा को तोड़ने की इजाजत है, आपने क्यों उसको तोड़ा? आप भी उसको सामुदायिक नजरिया दे रहे हैं। क्या काम करके चल दिए वो खेल खेल में
तीली जला के फेंक दी मिट्टी के तेल। तीनों में एक बड़ी कॉमन बात, सबके निशाने पे नंबर 1 पे भाजपा है। इन्होंने जो बात बोली कि बसपा ने बड़ा मुसलमानों का ध्यान रखा, तो जो लोग बसपा का संगठनात्मक व्यवस्था जानते हैं वहां सबसे मजबूत पद होता है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। जब मायावती जी पिछली बार सीएम थी, 72 या 73 डिस्ट्रिक्ट थे, सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर एक जाति के थे। कितने मुसलमान बने? अरे बाकी छोड़िए, जो शेरनी अपने बगल में किसी मुसलमान की फोटो पोस्टर पे अलाउ कर दे तो मैं मान जाऊं। मुस्लिम तो छोड़िए, दलित को नहीं अलाउ करेंगे, और वो कुर्सी पे बैठेंगी, बाकी सब खड़े रहेंगे। इसलिए वहां हाथी के खाने के दांत और हैं, खाने के दांत और हैं। तो हमारे यहाँ देश अब के मैं इनकी प्रधानमंत्री बात भी कर का रहे उत्तर हैं। देता हूं। ये अब तो सुनिए, देश के प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं। अब मैं इनकी बात का उत्तर देता हूं। आपने देखा तीनों में एक बड़ी कॉमन बात, सबके निशाने पे नंबर 1 पे भाजपा है। इसका मतलब क्या हो गया कि आज उत्तर प्रदेश की राजनीति भाजपा बनाम शेष है। दूसरी बात, मौलाना साहब ने आरक्षण की बात कही, सपा ने ये वादा किया था 18% देंगे, वो छोड़िए, दिया नहीं दिया वो तो अलग बात है। मैं मणिशंकर अय्यर जी की बात को भी उसमें दूसरा एक दृष्टिकोण देना चाहूंगा। सन 47 में जब देश आजाद हुआ, उत्तर प्रदेश की सरकारी सेवा में 20% मुसलमान था, आज 2% है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अब आपके बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री जैसे नेता कह रहे हैं कि शमशान और कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं, ईद और दिवाली की बात कर रहे हैं, होली और रमजान की बातें कर रहे हैं। इसकी क्या जरूरत है? आप विकास में टिकट मांगिए ना, अखिलेश यादव की नाकामियों को गिनाइए। आप ये क्या कह रहे हैं? इसकी क्या जरूरत? बहुत आपने सही बात कही। अगर कब्रिस्तान और शमशान साथ साथ कह दो तो सांप्रदायिकता है, केवल कब्रिस्तान कहो तो सांप्रदायिकता नहीं है। ये जो एक विचित्र सांप्रदायिक राजनीति की परिभाषा है उत्तर प्रदेश में, ये बहुत समस्याजनक है। अभी मैं दूसरा उदाहरण देता हूं, वो तो छोड़िए, अभी आप सब लोगों ने तथाकथित बाबरी मस्जिद कहा। अरे भाई, न्यायालय ने उसको विवादित ढांचा कहा है, डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर, मगर इन सब ने बाबरी मस्जिद कह कह के उसको सांप्रदायिक इशू बनाया। इसलिए मैं कह रहा हूं सांप्रदायिकता की हर तोड़ने वाले ये हैं। अरे भाई, आप डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर की बात करें, आप 15 साल सरकार रही, आपने क्या प्रूफ किया? कुछ भी नहीं। ये छोड़िए, आपने क्या किया? तोड़ा। हमने क्या किया? आपने उसको तोड़ा। आपने सांप्रदायिक भावनाओं का प्रचार करवाया, आपने दंगे फसाद करवाए, आपने लोगों को मारा, और आज आप कहते हैं कि अब हिंदू मुसलमान की बात बंद कर दीजिए, हम इनका देखभाल। अगर आप ये बात सही कह रहे हैं तो मैं कहना चाहूंगा, लिब्रान कमीशन की रिपोर्ट आई 15 साल के बाद, क्या छोड़िए, एक चीज प्रूव नहीं कर पाए ना कोर्ट में ना कमीशन में, तो इसलिए इस प्रकार के अनर्गल आरोप नहीं लगाने चाहिए। राहुल गांधी जी ऐसे आरोपों के चक्कर में फंस चुके हैं, संघ पे आरोप लगा के कोर्ट की प्रोसीडिंग फेस कर रहे हैं। इसलिए मैं ये कहता हूं, मैं भी आपसे कोर्ट में मिलूंगा ये कहकर कि आपने बाबरी मस्जिद को तोड़ा, और आप ही ने ये कहा कि वो विवादित ढांचा है। वो एक मस्जिद था, आपने उस पर हमला किया। ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जिसको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर कह रहा है, आप तो खुद ही कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं शब्द बोल के। विवादित ढांचा को तोड़ने की इजाजत है? आपने क्यों उसको तोड़ा? आप ही उसको सामुदायिक नजरिया दे रहे हैं। ढांचा हो या मस्जिद हो, आपने उसको तोड़ा, और आपका सोच सांप्रदायिक। और दूसरी बात, और आपका कहना है, मैंने कहा कि आपका फलसफा गलत है, क्योंकि सावरकर के जमाने से लेकर आप कहते हैं कि वही जो भारत को पुण्य भूमि समझते हैं, वही भारत के नागरिक हो सकते हैं। बहुत विवाद में जाके सिर्फ 2 फैक्ट रखूंगा। सर्वोच्च न्यायालय की हर प्रोसीडिंग में उसको कहा गया डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर, और 30 सितंबर 2010 लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि वो केंद्रीय गुंबद के नीचे का गर्भगृह वह राम जन्मभूमि है। इस पे कोई विवाद नहीं है, केवल उसके 1/3 2/3 बंटवारे के मालिकाना हक पे, यानी कोर्ट की नजर में वो राम जन्मभूमि है और स्ट्रक्चर डिस्प्यूटेड था, फिर भी आप उसको गलत बोल रहे हैं। कोर्ट पे आपका सम्मान नहीं है, उनका फैसला नहीं ये 30 सितंबर 2010 का आज का फैसला ये है। इस पे तीनों जज सर्वसम्मत है, कोई विवाद नहीं है। फैसला नहीं, अरे जितना है उतना तो मान लीजिए भाई। फैसले को अब तक आने का है, और उसके इंतजार हम करने को तैयार हैं, और आप नहीं हो क्योंकि आप सांप्रदायिक हो। शेष सर आप आइए। त्रिवेदी जी, ये जो माननीय प्रधानमंत्री ने कल वायदा किया है, जो शमशान बनवाएंगे, तो क्या हर गांव में बनवाएंगे कि ब्लॉक लेवल पे बनवाएंगे? नहीं, वो तो जिस प्रकार की आवश्यकता और वो होती है, उसमें कोई हर गांव में नहीं, तो क्या हर गांव में शमशान का प्लान है? नहीं भाई, वो तो जैसी आवश्यकता होती है अभी तय नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री बोलते चले जा रहे हैं। ऐसा क्यों करते हैं? मसला क्या है? अभी कोई डिसीजन नहीं है, कोई प्रपोजल नहीं है, तो प्रधानमंत्री पब्लिक जी नहीं, में प्रधानमंत्री ने जो बात कही है करते क्यों? वो एक सैद्धांतिक बात कही कि हम हर समुदाय को बराबर रखें। यहाँ पर एक मुख्यमंत्री हैं जो बोल रहे हैं कि मैं IT सिटी बना रहा हूँ, मैं इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बना रहा हूँ, और एक प्रधानमंत्री आकर कहते हैं मैं शमशान घाट बनाऊंगा। तो आप फर्क देख लीजिए कि किस तरह की बातें, और अगर ये बयान नहीं दिया होता, क्या
कल से इस बात पे इतनी चर्चा हो रही होती, उन्होंने बिजली की बात भी की है, क्या शमशान हमें, के साथ। हाँ, और बिजली की बात, प्रधानमंत्री जी देश में थोड़ा कम रहते हैं इसलिए शायद जानते नहीं है, बनारस जिसको वो रिप्रेजेंट करते हैं, वहां 24 घंटे बिजली आती है। सारे तीर्थ स्थलों को उत्तर प्रदेश में ऑन प्रायोरिटी, तीर्थ स्थल यानी जिसमें हिंदू तीर्थ स्थल, आपके चाहे मथुरा हो चाहे आपका बनारस हो, सबको 24 घंटे बिजली दी जाती है। लेकिन मोदी जी इस बात को नहीं मानेंगे। दलित, मुसलमान, यादव, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में और कोई रहता ही नहीं है। पिछड़ों की संख्या आधी है, लेकिन मैंने देखा एनालिसिस का आधार सिर्फ यही 3 है। आप उठा के देख लीजिए कब से चल रहा है ये। कहीं डीएम फार्मूला आता है, दलित मुस्लिम, कहीं माई फार्मूला जैसे बिहार का था, मुस्लिम यादव। मतलब इसके अलावा ईमानदारी से आप सोचिए कि कभी भी किसी भी जाति और बाकी चीजों का कोई विश्लेषण किया गया? जब जाति आधार पर आप लोग 4 महीने पहले से बोलना शुरू करते हैं जी, तो क्या करते हैं? सांप्रदायिक आग आप लोग बिछाते चलते हैं और ऐन मौके पर उसका फायदा कोई भी उठाएगा। आपके कासगंज के एमएलए हर्षदुल्लाह शेरवानी का को इलेक्शन कमीशन का नोटिस है इस बात के लिए कि उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो एक समुदाय विशेष के आदमी पे पुलिस वाला हाथ डाल सके ये हिम्मत नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन छोड़िए, अखिलेश ने क्या किया उनके लिए? कोई कार्रवाई की? नहीं की। और अखिलेश जी ने एक और बात बोली कि किसी ने बिजली चोरी करने से मैंने रोका क्या? 1993 में मुलायम कहते थे नकल करने से नहीं रोकूंगा, 24 साल बाद अखिलेश कहते हैं बिजली चोरी से नहीं रोकूंगा। पीढ़ी बदली, फितरत नहीं बदली। बहुत अच्छा काम किया है हमारे पीएम साहब ने और अमित शाह जी ने जिस तरह के बयान दे करके, इनके एक सांसद कहते हैं मुझे मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने, उस पर एक शेर मेरे जहन में आया कि क्या काम करके चल दिए वो खेल खेल में, क्या काम करके चल दिए वो खेल खेल में, तीली जला के फेंक दी मिट्टी के तेल में। हमें ये अंतर है कि वो चाहते हैं कि जो एक सामुदायिक पहचान है उसको छिपा दें और उसको सेक्युलरिज्म कहें। हम कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। इस देश में विविधता है और इस विविधता को समझने वाली बात है। तो इसलिए मैं भारतीय नहीं हो सकता हूं जब तक कि मैं तमिल भी हूं। मणि सर, अगर आप मानते हैं कि देश में विविधता है और आपकी पार्टी इस डाइवर्सिटी को मानती है, समझती है, और भाजपा नहीं मानती है, समझती है, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, फिर आप पाकिस्तान जाकर क्यों नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हैं? मैं क्यों नहीं कर? आपने कहा कि इनको हटाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी दुनिया भर घूमते हैं और मेरी आलोचना और आप पाकिस्तान में जाके, मैं उनकी आलोचना, आप पाकिस्तान में जाके कहेंगे? मैं हकीकत बोलने वाला हूं जी, ये नहीं कि मैं एक चीज यहां कहूं और दूसरी चीज वहां जाकर कहूं। मुझसे पूछा गया कि सबसे बड़ा अड़चन क्या है, मैंने कहा नरेंद्र मोदी। तो उन्होंने कहा कि तो क्या करना चाहिए? तो मैंने कहा कि उनको हटाना चाहिए। अब इस पर मीडिया रोक गई कि मैंने उनसे कहा है कि आप हटाइए। ये बताइए, बहुजन समाज पार्टी को बार बार ये क्यों शक की नजर से देखा जाता है कि आप चुनाव के बाद किसी न किसी के साथ गठबंधन करेंगे? चाहे तो बहुजन समाज पार्टी बीजेपी के साथ जाएगी या कांग्रेस की मदद लेगी अपने 203 के आंकड़े को पूरा करने के लिए। ये क्यों है? आपके इंटीग्रिटी पर सवाल क्यों खड़े होते हैं? देखिए, मायावती जी ने बिल्कुल साफ कर दिया है, क्लियर कर दिया है कि हम विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे। हम ना तो किसी का समर्थन लेंगे ना किसी को समर्थन देंगे, इसलिए कि उसकी जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। पूर्ण बहुमत से बीएसपी की सरकार आ रही है, एक बात। दूसरी बात, जो गठबंधन की आपने बात कही है, जब मुलायम सिंह यादव 20 साल तक गला फाड़ फाड़ करके और उनका बेटा गला फाड़ फाड़ के ये कहता रहा कि बाबरी मस्जिद की शहादत की जिम्मेदार कांग्रेस है, जब उनके साथ वो बैठ सकते हैं, एक साइकिल पे सवार हो सकते हैं और उस रनवे पे चला रहे हैं, जो होगा तो बहुत बनाया, लेकिन 50 किस्म की जगह काम, इतने गड्ढे हैं कि पता नहीं कहां टूट के गिरेगी, कौन पहिया किधर जाएगा, कौन पहिया किधर जाएगा, आगे वाला आगे गिरेगा या पीछे वाला पीछे गिरेगा, दोनों को नहीं मालूम है। दोनों को यही अंदाजा है कि बहुत हम खुशफहमी में हैं, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की जनता अब अच्छी तरीके से दोनों को समझ चुकी है। 27 साल यूपी बेहाल का नारा दिया जाता है, यात्रा की जाती है 2500 किलोमीटर की, और फिर जाकर अखिलेश की साइकिल का हैंडल पकड़ लेते हैं। ये गलती नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने पहले देखा कि किस हद तक समर्थन कांग्रेस के लिए है अलग, और हम वो जान चुके थे जिसको कि आप बताते हैं कि कम समर्थन है। लेकिन जरूरी चीज, बुनियादी चीज ये है कि इनको हराएं, और इनको हराने के लिए यदि अखिलेश जी से जुड़ लें, और फिर अखिलेश ने एक बहुत बड़ी क्रांति लाई है ये तो अपनी ही पार्टी में, और हमें लगता है कि ये प्रगतिशील
ये प्रगतिशील अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो समाजवादी पार्टी आज चल रही है उसके साथ जुड़ना मणि सर लाजमी है। और हम अखिलेश उसके के साथ राजनीतिक गुरु उनके चाचा प्रोफेसर रामगोपाल जी ने कहा कि अखिलेश पीएम मटेरियल है। वो अखिलेश को अभी से सीएम के बाद पीएम का सपना देख रहे हैं 19 में। आप मानते हैं? मैं बताऊं, अखिलेश पहले उत्तर प्रदेश में जीतने के बाद बिहार में जीते, दिल्ली में जीते, मध्य प्रदेश में जीते, तमिलनाडु में जीते, तब ये सवाल उठेगा। लेकिन आज के दिन सवाल ये नहीं कि किस दूर भविष्य में वो प्रधानमंत्री बनेंगे, सवाल ये है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। कांग्रेस तो हारी है, कांग्रेस तो हारी है राहुल गांधी के नेतृत्व में। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा और कि हमारी जीत होने पर अखिलेश जी। सवाल 19 पे हो रहा है, 17 पे नहीं हो रहा है। अखिलेश जो है वो 19 के पीएम का सपना देख रहे हैं। वो ठीक है, राहुल गांधी ने 204 से 44 पे ला दिया। 19 को सन 19 2.5 साल आगे है। आज के दिन कुछ हफ्ते में, जैसा कि आपने बताया, कोई 3 हफ्ते के अंदर हमें यहाँ के नतीजे मिलने वाले हैं। देखते हैं कि कौन जीतता है। तुरंत हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ। न्यूज़ 18 इंडिया पर ये सबसे बड़ा दंगल की सबसे बड़ी बहस जारी है। ये अखिलेश की सरकार में हो सकता है कि 10 साल पहले जो व्यक्ति बीपीएल कार्ड होल्डर था 100 करोड़ से ऊपर का मालिक हो गया और उसके बाद सरकार का काम बड़ा अच्छा है और वो युवाओं को नए मेरा विकास सीधा सवाल है, मैं ऐसा विकास हर व्यक्ति चाहता है। आप पहले उत्तर प्रदेश में हारोगे और फिर देश में हारोगे और फिर भस्म कर देंगे। देश को भाजपा मुक्त करना है, वो है हमारा लक्ष्य। अखिलेश यादव ने इतना विकास किया है 5 साल में कि मजबूर होकर के उनके बाप को कहना पड़ा कि हमारा बेटे की लाइन ठीक नहीं है। इस सांप को सत्ता से निकालना आज की मजबूरी है। गायत्री प्रजापति पे गैंगरेप का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एफआईआर हुई है। उनकी मदद कर रही है आपकी पार्टी। वो आपकी पार्टी के सिंबल पर कांग्रेस के सामने चुनाव लड़ रहा है अमेठी में। गलत आरोप है। गलत आरोप है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। कैबिनेट मंत्री है गायत्री प्रजापति। सुनिए, नहीं गायत्री प्रजापति ने उनका विचार अपनी जगह रहने दीजिए, उस पर हम विवाद नहीं करते हैं। ये अखिलेश की सरकार में हो सकता है कि 10 साल पहले जो व्यक्ति बीपीएल कार्ड होल्डर था 100 करोड़ से ऊपर का मालिक हो गया और उसके बाद सरकार का काम बड़ा अच्छा है और वो युवाओं को नए विकास का सीधा सवाल है, मैं तंजों पे नहीं जा रहा हूं। हर व्यक्ति चाहता है, मैं तंजों पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है, एफआईआर उसके बाद होती है और अभी भी गायत्री प्रजापति समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। अखिलेश यादव की सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं। अखिलेश उनके लिए प्रचार कर रहे हैं उसी इलाके में। जिस सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आप बात कर रहे हैं, उसी सुप्रीम कोर्ट की अरेस्टिंग पे भी कुछ गाइडलाइंस हैं कि अरेस्ट कब की जा सकती है। एक इंक्वायरी की वो बात करते हैं और 8 हफ्ते में उन्होंने 8 हफ्ते में जवाब मांगा है। आप एक बात बताइए, अगर आरोप गलत निकलता है तो कैसे आप नहीं, बाद में, अभी तो सरकार, अभी तो चुनाव है। देखिए, अगर आरोप गलत निकलता है, प्राइमा फेसी अगर पुलिस को लगता उम्मीदवार है, गायत्री प्रजापति अगर हट भी जाएंगे तो आपका अलायंस का आदमी खड़ा हुआ है। थोड़ी कानून की जो भी समझ रखते हैं वो लोग जानते हैं कि अगर पुलिस को उसमें प्राइमा फेसी कुछ अगर एविडेंस नहीं, वहां पे जो विक्टिम है, मैं किसी को टारगेट नहीं करना चाहती, लेकिन एक बात मैं बता देती हूँ कि विक्टिम ने कहा मैं बहुत समय से जानती थी, हम माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट को लेकर ये सब हुआ। तो जब इस तरह की बातें आती का आदेश, एफआईआर और अब तक वो है 4 दिन हो गए। 8 हफ्ते में जवाब मांगा है, वो उन्हें मिल जाएगा। सपा कांग्रेस गठबंधन का स्लोगन है उत्तर प्रदेश में, यूपी को ये साथ पसंद है, मगर अमेठी में गायत्री प्रजापति का साथ पसंद है और समाजवादी पार्टी के अंदर किसको किसका साथ पसंद है समझ में नहीं आ रहा है। इन्होंने एक बात और ये एक वाक्य सिर्फ कहूंगा, 27 साल यूपी में हाल था और भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ना सत्ताधारी दल है ना मुख्य विपक्षी दल, पर आप देखिए इतना भय है भाजपा और मोदी जी का कि वो बेहाली बदहाली खुशहाली नजर आने लगी एकदम से। हम आपसे डरते नहीं है, हम जानते हैं कि अब आप पहले उत्तर प्रदेश में हारोगे और फिर देश में हारोगे और फिर भस्म कर देंगे। देश को भाजपा मुक्त करना है, वो है हमारा लक्ष्य। हम सवाल लेते हैं फटाफट। सुधांशु त्रिवेदी जी, क्या आपको नहीं लगता कि ये जो कम्युनल पॉलिटिक्स करके जो यूपी की जमीनी हकीकत है या जमीनी जो मुद्दा आपको उसको धूमिल कर रहे हैं, जैसे कि किसानों को समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है या फिर प्रशासन की जो प्रशासनिक जिम्मेदारी है वो नहीं कर पाए, क्या आप उसको क्यों नहीं मुद्दा बना रहे हैं? जो आए दिन तेजाब फेंके जा रहे लड़कियों को, आप उस पर अखिलेश यादव घेरिए नहीं है। राम मंदिर को कहाँ लेके फंसे पड़े हैं?
आपने बहुत अच्छी बात कही। जवाब दीजिए। हम तो यही मुद्दा उठा रहे हैं, और जो किसानों की बात कही, सिर्फ एक फैक्ट रखता हूं, उत्तर प्रदेश में कृषि विकास की दर क्या है? 2.9%। बगल में मध्य प्रदेश है, हमारी लंबे समय सरकार रही, 19% की विकास दर है लगातार पिछले कई सालों से। तो हमने करके दिखाया है। 42% किसान की आत्महत्या भी बढ़ी है एक साल में, ये भी बता दीजिए, जिसमें महाराष्ट्र सबसे आगे, जहां इनकी सरकार है। अरे भाई, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में कृषि की जो स्थितियां हैं वो कितनी भिन्न है भाई। और आप उत्तर प्रदेश जाइए, आपको किसान बता देंगे कि नोटबंदी में उनकी क्या हालत हुई, खेतों में आग लगाई गई है, बताएगा वो तो अभी तक जनता ने टीवी पर सर्वेक्षणों में तो आलू प्याज फेंके गए, पूरे देश ने देखा किसानों की क्या हालत हुई है, वो सबसे बेहतर। पंखुड़ी जी, ऐसा है, आप बार बार विकास की बात कर रहे हैं कि विकास की बात हो रही, विकास की बात हो रही। अखिलेश यादव ने इतना विकास किया है 5 साल में कि मजबूर होकर के उनके बाप को कहना पड़ा कि हमारा बेटे की लाइन ठीक नहीं है, इतना विकास हुआ है। मजबूर होकर के जवाब दूंगी। आप बताइए, कहा है मुलायम सिंह ने कि नहीं कि हमारा सगा भाई बीजेपी का एजेंट है? कहा है कि नहीं कहा है? आप जवाब दीजिए ना। एक जवाब दूंगी कि अखिलेश जी ने ऐसा विकास किया कि मायावती जी को सार्वजनिक मंचों पे जाकर कहना पड़ रहा है कि इस बार जिता दीजिए, इस बार मूर्ति नहीं लगाऊंगी। तो मुझे लगता है कि विकास किसने क्या किया है, और विकास में किस तरह का बदलाव आया है कि जहां एक जगह पत्थर के पार्क बनते थे, आज वहां पे क्रिकेट का काम पूरा हो गया, इस बार बाहर को मूर्तियां नहीं लगी। प्रधानमंत्री, विकास पता लग रहा है किसने कैसा किया है। जो लोग बना रहे हैं वो उनका अपना काम है। आप ये बताइए, हमारे वजीर आजम ने गुजरात में इतनी हाई फाई मूर्ति बनाने की बात की कि नहीं की? क्या महाराष्ट्र में मूर्ति बनाने की बात हो रही? ये तो पब्लिक के काम आ रही है। वो किस काम आएगी जिसके लिए चंदा हाथी की मूर्ति एतराज किया जा रहा है कि हाथी बना दिए। गणेश जी की मूर्ति बनाई, समझ में नहीं आ रहा भाई, पब्लिक के काम आ रहा है। एक एक करके बात करते, कुछ सवाल लेता हूं। चुनाव प्रचार के दौरान एक नारा होता है और वो सभी पार्टियों के लिए होता है। वो नारा ये होता है कि महिलाओं को मुख्य धारा में लाया जाएगा, कभी कहा जाता है कि दलितों को मुख्य धारा में लाया जाएगा, कभी कहा जाता है कि मुसलमानों को मुख्य धारा में लाया जाएगा। ये मुख्य धारा आखिर है क्या, और इस मुख्य धारा में लाने का कोई काम भी किया जा रहा है या सिर्फ इसका एक राजनीतिकरण हो रहा है? बस सिर्फ बयानबाजी हो रही है। सुधांशु जी, आप जवाब दीजिए। देखिए, जो हमारी स्टैंड अप इंडिया और मुद्रा योजना है, जिसमें कहा गया है कि जो लोग छोटा लोन चाहते हैं बगैर गारंटी के उनको दिया 10,000 से मैक्सिमम 10 लाख, उससे ऊपर का नहीं, उसमें बाकायदा इंस्ट्रक्शन गया हुआ है कि हर बैंक की हर शाखा को कम से कम एक लोन एक एससी, एक एसटी और एक महिला को देना पड़ेगा। और स्टैंड अप में अभी तक 40% वो लोन लिए हैं महिलाओं ने, जिससे उनके रोजगार में वृद्धि हुई है। मुख्य धारा का सवाल आपने बहुत अच्छा किया है और हम स्वागत करते हैं अपने सुधांशु त्रिवेदी जी के, हम बहुत इनकी इज्जत करते हैं। एक काम करवा दीजिए, पूरे हिंदुस्तान 125 करोड़ जिसकी बात करते हैं हमारे पीएम साहब, वो सब मुख्य धारा में आ जाएंगे। जो पीएम ने वादा किया था कि 15-15 लाख हर अकाउंट में पहुंचेंगे, सब मुख्य धारा में आ जाएंगे। इतना आप कह के जाइए आज चैनल पर। कुछ सवाल। मेरा सवाल सुधांशु जी से है। जैसा कि आपने कहा कि आप मुसलमानों को चाहते हैं कि वो आपकी पार्टी में आए, जब आप उनको टिकट ही नहीं देंगे तो वो कैसे आपके पास आएंगे? जब आप सीढ़ी ही तोड़ देंगे तो वो आपके पास कैसे आएंगे? मुझे इसका जवाब चाहिए आपसे। देखिए, मैंने आपसे कहा कि जब कार्यकर्ता बनेंगे, जीतने की संभावना होगी तो वो देंगे। और राज्यसभा में तो हमने 3 भेजे थे भाई, इन्होंने तो राज्यसभा में 1 भी नहीं भेजा था। मोदी जी ये कहते थे कि मुसलमानों ने भी हमें बहुत वोट दिए हैं, मुसलमान तक हमारे साथ हैं। तो इतने मुसलमान साथ थे तो एक को तो टिकट दिया जा सकता था ना। तो ये जो बात उन्होंने कही, जब वो ये बात कहते हैं कि पूरा देश मेरे साथ है जिसमें मुसलमान भी शामिल हैं, और फिर आप कहते हैं कि कोई मुसलमान टिकट मांगने नहीं आया, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन मुझे लगता है काफी यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। 80% एसडीएम एक जाति के होते, कितने मुसलमान एसडीएम बना दिए, कितने मुसलमान दरोगा बना दिए, 3/4 दरोगा एक जगह। जब पावर शेयर करने की बात है, वही मुख नहीं मुखौटा है। इस बात को आप लोग साबित नहीं कर पाए, झूठे आप लोगों ने। एक परिवार के 43 लोग, सपा के परिवार के 43 लोगों के पास पद है भाई। मैं कुछ सवाल, सच्चाई कई बार आगे आ चुकी है लोगों के। पंखुड़ी जी, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि अखिलेश जी 5 साल हो गया यूपी में मतलब सरकार चलाते हुए, उससे पहले मुलायम सिंह भी चलाए, मगर यूपी के अंदर मुसलमान को अखिलेश जी क्या किए हैं? और ये मतलब हिंदू मुस्लिम के लेके ये आप लोग राजनीति मत करिए। हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, सब जानते हैं, विकास के काम करिए। जो मेरे भाई नौजवान बेरोजगार है उनको रोजी दीजिए। ये मतलब कि हिंदू मुस्लिम, बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि ये सब छोड़ के विकास के बात करिए और नौजवानों को रोजगार दीजिए
ये हम लोग भाई भाई हैं, यहीं पैदा हुए हैं, यहीं मरेंगे, यहीं जिएंगे। हम लोग मोहब्बत से रहते हैं, मोहब्बत से रहने दीजिए। आप लोग राजनीति मत करिए। पंखुड़ी जी, ये गुस्सा आपके लिए था, उन्होंने आपके नाम के साथ शुरू किया था। नहीं, बहुत बात मैं इसमें जी जी बिल्कुल, आप जुड़िए। जो भाई साहब ने कहा बहुत देर से, 2014 में जब ये मोदी वेव चल रही थी, एक ऐसे ही मुस्लिम भाई से किसी ने कहा ऐसे ही कि भाई तुम जानते हो अगर ये सरकार आ गई तो तुम्हारा कुछ बचेगा नहीं। उसने बड़ी मासूमियत से एक बात कही थी कि भाई साहब इतने सालों में हमें मिला क्या है जो मुझसे कोई छीन लेगा। हिंदुस्तान के मुसलमान को टिकट नहीं चाहिए, रोटी और रोजगार अगर आप दे सकते तो बहुत बड़ी कृपा होती इतने सालों में। लेकिन हमेशा उसको जब वोट के मौके पर जिस तरह से जातियों और धर्मों में बांट करके देखा जाता है, मुझे निदा फाजली की एक बहुत बढ़िया बात याद आती है, बार बार मैं कहता हूँ कि हिंदू भी मज़े में है, मुसलमान भी मज़े में, इंसान परेशान यहाँ भी है वहाँ भी। जो सवाल पूछा गया उनको मुझसे शिकायत हो सकती है, लेकिन मुझे बहुत खुशी है जो बात उन्होंने कही कि जिस तरह से कि हिंदू मुसलमान की बात ना करके विकास की बात की जाए, वही बात हम कर रहे हैं। आप ये पूछते हैं मुसलमानों के लिए क्या किया। मुसलमान को आप एक संप्रदाय की जगह आप एक क्लास की तरह भी देखिए जो कि बहुत पिछड़ी है, बहुत पीछे है, बेसिक जो सुविधाएं हैं उनके पास नहीं है। समाजवादी पार्टी की जितनी भी योजनाएं हैं आप देखिए, चाहे कन्याधन हो, हमारी बेटी उसका कल, मुस्लिम लड़कियों के लिए क्योंकि शिक्षा में वो पीछे हैं। वैसे ही अगर एम्बुलेंस जो 102 108 जो घर पहुंच रही है वो मुसलमान या हिंदू के देखकर घर नहीं पहुंच रही है। और अगर आप खासकर मुसलमानों के लिए पूछें तो इतने सालों से जो उर्दू शिक्षकों की भर्ती नहीं हो रही थी वो भर्ती हम लोगों ने सरकार में कराई है। जितनी भी हमारी सरकार की स्कीम है प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन है। अगर 20% पॉपुलेशन है मुसलमानों की तो 20% मुसलमानों को उसमें रिप्रेजेंटेशन सारी स्कीम में मिलता है। और जो भी नहीं, ये बात हम देखिए, अगर हम मुसलमान बोल के काम नहीं करते तो इसका ये मतलब नहीं कि मुसलमान मत करिए। आपने अपने जवाब में फिर मुसलमान नहीं, मैंने क्या कहा? फिर मुसलमान कर रहे हैं। आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। शिक्षक रख दिए, हमने ये कर दिया। उन्होंने कहा, मैं यही बता रही हूँ कि जो हमने काम किया, देखिए बुंदेलखंड में अगर तालाब खुदे और आज वहाँ पानी है तो वो पानी हिंदू भी पी रहा है और मुसलमान भी पी रहा है। तो जितने तमाम जो काम है ये नहीं, देखिए कौन हिंदू मुसलमान कर रहा है मुझे लगता है जनता समझती है। एक जगह अखिलेश जी हैं जो युवाओं की बात करते हैं, जो मजदूरों की, गरीबों की बात करते हैं, और हिंदू मुसलमान का पूरे चुनाव में किसने नाम लिया है मुझे लगता है जनता के सामने। 6-8 महीने पहले IBN 7 ने एक रिपोर्ट दिखाई थी, बुंदेलखंड की गलत तस्वीरें CMO ऑफिस से ट्वीट हुई कि वहां पे तालाब में पानी भरा हुआ है। मेरा रिपोर्टर 24 घंटे के अंदर उस तालाब के बीचों बीच खड़ा था, एक बूंद पानी नहीं था। ये फैक्ट है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने वहां के DM के शोकॉज देके पूछा था ये तस्वीरें कहां से आई, क्यों ट्वीट हुई है। ये आप कह रही है कि बुंदेलखंड में आपने तालाब भरवा दिए। आप बुंदेलखंड एक ट्रेन जा रही थी झांसी से, उसको रुकवा दिया था आपने। खाली ट्रेन का क्या करते? खाली ट्रेन भेज दी वहां, पानी ट्रेन में है नहीं। टैंकर की जहां जरूरत है, गांव में ट्रेन जाती है क्या? अगर ट्रेन से गांव में पानी पहुंच सकता तो मुझे लगता है पानी की समस्या नहीं होती। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब भी कोई भी चुनाव होता है हिंदुस्तान में तो सिर्फ आप भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश करते हैं, हिंदू मुसलमान को मुद्दा बना के सबसे बड़ी। तो ये क्या होता है? जबकि हम देखें तो सबसे ज्यादा सत्ता में आप ही तीनों आए हैं। मणिशंकर जी, मैं आपसे चाहूंगा, क्या आप बीजेपी से डरते हैं? जो मैंने पहले भी पूछा था, बीजेपी से, RSS से, विचारधारा से आपको डर लगता है, खौफ लगता है? क्यों सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए तमाम पार्टियां एक हो जाती है? बिहार में आप एक हो गए, यूपी में आपने एक होने की कोशिश की, क्यों? आपके घर में सांप घुस जाए तो आपको खौफ होगा या डर होगा? मैं समझता हूं कि सन 2014 में जो हुआ अनोखी चीज, वो हमारे देश के लिए इतनी बुरी है, नौजवान हो या बुजुर्ग हो मेरे जैसे, इस देश ने मैंडेट दिया कि इस सांप को सत्ता से निकालना आज की मजबूरी है। और इसलिए हम जो हैं, हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए इतना समर्थन नहीं है कि हम इकलौता इनको, इस सांप को हटा पाएं। लेकिन हमने सोचा कि खास तौर पर जबकि समाजवादी पार्टी में एक क्रांति हुई और एक नौजवान लीडर बिल्कुल सिकंदर बनकर उभर कर आया, कि हम उनके साथ जुड़ जाएं, क्योंकि उनका सोच जो है वो एक आधुनिक सोच है, वो एक नवीन सोच है, और उसके साथ हम जुड़कर
प्रगतिशील तरीके से उत्तर प्रदेश को हम ले जाएंगे आगे, और हमारा थोड़ा बहुत योगदान होगा वो कर देंगे। सांप से तुलना की आपकी पार्टी। देखिए, मणिशंकर अय्यर साहब को पुराना जमाना भी याद होगा। आज की स्थिति में क्या है, हम चुनाव जीते हैं या हारे हैं पिछले 2-2.5 साल में, सारी की सारी राजनीति का केंद्र रहा है भाजपा बनाम शेष। जैसे एक जमाने में कांग्रेस वर्सेस रेस्ट होता था, आज बीजेपी वर्सेस रेस्ट है। इसलिए मैं कहूंगा नया युग यह है कि 20वीं सदी की भारत की राजनीति के केंद्र में कांग्रेस थी, 21वीं सदी में भारत है, और इसका नियति का संकेत भी है हमारा गठबंधन। नियति को रोक, एक मिनट, अब मैं बोल लूं, आप इसको रोक नहीं पाएंगे क्योंकि नियति का संकेत है। 1 जनवरी 2001 को देश में किसकी सरकार थी? भाजपा की सरकार थी। तो 21वीं सदी भारत की है, ये नियति का संकेत है। मैं बिहार में कह रहे थे, यही आप दिल्ली में कह रहे थे। मैं प्रोग्राम के 3 हफ्ते के अंदर हम दोबारा यहाँ मिलेंगे और तब आपका चेहरा में देखना चाहता हूं। मैं एक सवाल और लेता हूँ, फिर आखिरी सेगमेंट में जाऊंगा। जी सर, मेरा नाम ऋतु कपूर है। मुझे आप सबसे ये पूछना है कि जैसे आपने कहा कि वो सांप है, बीजेपी जनता ने ही उनको बहुमत देके सरकार में लाया था, तो आप कैसे कह सकते हैं कि सांप है? जब जनता उनके साथ है तो आप ये कैसे कह सकते हैं आपको निकालना है? जनता का हित है ना वो। हम तो जनता के पास जा रहे हैं, कहते हैं कि जो आपने एक बार गलती की है उसको दोबारा न कीजिएगा। और लग रहा है मुझे जो बिहार में हुआ, जो पंजाब में हो रहा है, जो दिल्ली में हुआ, यही देखकर मुझको लगता है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हम जीतने वाले हैं। नहीं, ये बात ठीक है बड़ी सर, ये सांप तो आपको लगते हैं ना, जनता को लगते तो जनता चुनती क्यों? मैं क्या करूं? यदि जनता समझे कि कोई एक रोप आ गया है और कि ये सांप नहीं है, तो हम उनको सिखाते हैं। एक रैपिड फायर राउंड खेलूंगा, आप सबके साथ 2-2, 3-3 सवाल पूछूंगा इंडिविजुअली, और मैं चाहूंगा तुरंत जवाब दीजिएगा। इसमें भाषणों की जरूरत नहीं है, स्पिन है सवालों में, आपको सवाल के स्पिन को समझना और जवाब देना है। पंखुड़ी जी, आपसे शुरू करता हूं क्योंकि आप सबसे पहले आपकी सरकार भी है। पंखुड़ी जी, आपके हिसाब से कौन ज्यादा बेहतर पीएम मटेरियल है, अखिलेश यादव या राहुल गांधी? अभी नहीं पता। ये गठबंधन है। शिवपाल यादव पार्टी के बड़े खलनायक है या रामगोपाल यादव? खलनायक कोई नहीं है, नायक अखिलेश जी हैं। अंसार रजा साहब, आपसे मेरा सवाल, कौन ज्यादा बेहतर है, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस? दोनों नहीं। मायावती बेहतर नेता है या काशीराम बेहतर नेता थे? देखिए, मायावती जी जिस वक्त जो कर रही हैं, मैं समझता हूं कि अब तो चूंकि वो उनका ज़माना गुजर गया तो उनके बारे में अब क्या कह सकते हैं। फिलहाल इस वक्त मायावती मैदान में है और वो बिल्कुल शेरनी की तरह डटी हुई हैं। ये दो, ये और तन्हा मोदी जी, सबको किनारे लगा दिया। एक आखिरी सवाल, बुआ के लिए यानी मायावती जी के लिए कौन ज्यादा बेहतर है, अखिलेश या शिवपाल? ये शिवपाल जी से पूछना पड़ेगा। मणि सर, आपसे सवाल, कौन बेहतर नेता साबित होगा कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी? प्रियंका तो अब तक वो पॉलिटिक्स में आई नहीं है, नहीं लगता है कि वो आने वाली हैं। तो सवाल आप मुझसे 1-2 साल के बाद कीजिएगा, जबकि प्रियंका शायद पॉलिटिक्स में आ गई होंगी। कौन ज्यादा बेहतर है, बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी? क्योंकि राहुल ने तारीफ की थी। मैं भी मायावती की तारीफ करता हूं और मैं हमारे मौलाना साहब की भी तारीफ करता हूं, लेकिन आज के दिन क्योंकि वो हमसे जुड़ने को तैयार नहीं है, मैं समझता हूं कि सपा बेहतर है। अडवाणी बड़े नेता हैं या नरेंद्र मोदी? मैं तो हमेशा सोचता था कि अडवाणी जी बड़े घटिया हैं, लेकिन मोदी जी के आने के बाद पता लगा कि उनसे भी ज्यादा घटिया लोग बीजेपी में हैं। सुधांशु जी, पूछिएगा कि सुधांशु त्रिवेदी बेहतर है या नरेंद्र मोदी बेहतर है, मैं कहूं कि दोनों एक ही से हैं। सुधांशु त्रिवेदी, आपके जवाब। पहला सवाल, कौन बेहतर नेता है, अडवाणी जी या मोदी जी? सेम सवाल। अडवाणी जी प्रेरणा स्रोत हैं, मार्गदर्शक हैं, मोदी जी नेता हैं। अमित शाह बेहतर या अडवाणी बेहतर? संगठनकर्ता के तौर पर अमित शाह बेहतर या लालकृष्ण अडवाणी जी बेहतर? अडवाणी जी नींव की ईंट बनाने वाले वो हैं जिन्होंने इस पूरे इमारत की आधार रखी थी, और कंगूरे के शिखर पर पहुंचाने का काम अमित शाह जी ने किया। मुख्यमंत्री रेस में सबसे आगे कौन, राजनाथ सिंह या आदित्यनाथ? पार्टी का केंद्रीय संसदीय बोर्ड चुनाव परिणाम आने के बाद उचित निर्णय लेगा, सभी पहलुओं पर विचार करके। पार्टी का केंद्रीय संसदीय बोर्ड निर्णय लेगा। अच्छा चलिए, मैं अधिकृत भी नहीं हूं इस बात। कौन ज्यादा बड़ा खतरा है नरेंद्र मोदी की कुर्सी के लिए 2019 में, राहुल गांधी, नीतीश कुमार या अरविंद केजरीवाल?
कोई नहीं है टक्कर में, कहां पड़े हो चक्कर में। चौथा ऑप्शन था नहीं, आप तमाम लोगों ने उस ऑप्शन को चुना जो इस पेपर में था नहीं, तो आप सबके पेपर रिजेक्ट हो जाते हैं। ऑप्शन 1 या 2 या 3 दिए गए थे, आप लोगों ने हमेशा चौथे ऑप्शन को चुना। मैं चाहूंगा इसी नोट पर इस डिबेट को खत्म करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और जोरदार तालियों के साथ तमाम मेहमानों का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। सबसे बड़ा दंगल की कवरेज आगे भी जारी है, कुछ खास मेहमान लगातार हमारे साथ यहाँ आते रहेंगे और हमारे पैनल रामकृपाल जी और शेष नारायण जी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे बड़ा दंगल में आज इतना ही। आगे खबरें लगातार हैं हमारे साथ, बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ।